Hamad, and today we are going to talk about outline of an essay. ऐसे की आउटलाइन होती क्या है? इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्या होता है और ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं। ऐसे ये होता है कि आप एक ऐसी राइटिंग दें जो कि कन्विंस कर दे रीडर को कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स हैं ऐसे की डिफरेंट टाइप्स, 4 ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले टाइप है नैरेटिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, नंबर 3 एक्सपोजिटरी एसेस एंड नंबर 4 परसुएसिव एसेस। नैरेटिव एसेस कौन से होते हैं? नैरेटिव एसेस वो एसेस होते हैं जिनमें आप एक स्टोरी सुनाते हैं कि ये चीज इस तरह से हुई थी। अपनी एक जिंदगी की जाती कहानी भी हो सकती है या फिर किसी और की कहानी को भी आप नरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एसेस वो होते हैं जिसमें आप एक पिक्चर पेंट करते हैं कि ये चीज इस तरह हुई थी। आप ब्रशेस के साथ लाइटली उसे आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं और बड़ा क्लोजली मैनेज करते हैं उसे। एक्सपोजिटरी एसेस कौन से होते हैं? एक्सपोजिटरी एसेस वो होते हैं कि जिनमें आप सिर्फ फैक्ट और फिगर की मदद से आप अपना ऐसे लिखते हैं। आप उसमें वॉइस ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, उसमें कोटेशंस डालते हैं, उसमें रेफरेंसेस डालते हैं, अखबारों की बातें होती हैं, डिफरेंट बुक्स की बातें होती हैं। उससे आप एक एक्सपोजिशन बनाते हैं, उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम होता है। और जब हम आते हैं परसुएसिव एसेस की तरफ तो ये एक्सपोजिटरी का बिल्कुल एक 180 डिग्री पे होता है। परसुएसिव एसेस में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और उसको अप्रूव करते हैं विद योर लॉजिकल रैशनल आर्गुमेंट्स। तो अब ये तो ऐसे की 4 वो टाइप्स हैं जो कि वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड टाइप्स हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के सीएसएस का पेपर देखते हैं तो उसमें हमें इसी की अंदर से 2 टाइप्स मिलती हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? एक उसमें से टाइप है, उसको हम कहते हैं इशू बेस्ड, और दूसरी टाइप है लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस क्या होते हैं? लिटरेरी एसेस वो होते हैं कि जिनमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट को आपने खुद इंटरप्रेट करना होता है। इट कैन बी अ कोट, कोई भी कोटेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन, मीनिंग की इंटरप्रिटेशन आपके अपने ऊपर है। आपने खुद एज्यूम करना है, खुद मीनिंग डिराइव करना है इस स्टेटमेंट के अंदर से। ये लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, अगर जिंदगी आपको लीमू देती है तो आप उसे शिकंजी बनाए। आपको लिटरली इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास एक व्हाइट कैनवस है, आप प्ले भी कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से इसका मीनिंग डिराइव करें। अगर किसी ने ये डिराइव करना हो कि आपको जिंदगी में मुश्किलात अगर आती है तो मुश्किलात का पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी जिंदगी पे देखें, और फिर उसको आप इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गए लिटरेरी एसेस। लेकिन जो ज्यादातर रिकॉग्नाइज्ड ऐसे सीएसएस में आते हैं वो होते हैं इशू बेस्ड एसेस। इशू बेस्ड एसेस क्या होते हैं, इन पे हम बात करेंगे अभी। इशू बेस्ड एसेस वो होते हैं कि जो किसी भी तरह के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक पाकिस्तान का इशू, कोई इंटरनेशनल इशू, बी क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, इस तरह का कोई भी इशू जो दुनिया में चल रहा है उसके ऊपर आपने बात करनी होती है। उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपना आर्गुमेंट देते हैं और फिर एक ऐसे लिखते हैं। तो नॉर्मली होता ये है, जो अभी रिसेंट ट्रेंड एफपीएससी का चल रहा है उसके अंदर होता ये है कि आपको 4 से 5 जो एसेज हैं वो लिटरेरी होते हैं और बाकी 5 या 6 आपके इशू बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले जब आपने ऐसे की तैयारी करने के लिए बैठना है तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाला ऐसे करना है। आपने लिटरेरी ऐसे करना है या आपने इशू बेस्ड करना है। लिटरेरी ऐसे को करना इसलिए रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपकी स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है। और जो इशू बेस्ड है उसका ये है क्योंकि हम सीएसएस की तैयारी में हम करंट अफेयर्स भी पढ़े होते हैं, हम पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़े होते हैं, हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी पढ़ रहे हैं उसमें, हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़े हैं, डिफरेंट वेरी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो उससे हमारे काफी सारे इश्यूज, मेजर जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं। इसलिए हमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो अब हमने ऐसे डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा करना है और हम अब उसके ऊपर बात करते हैं कि अब मैंने वो डिसाइड कर ली तो अब मैं उसकी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करूं। तैयारी के लिए मैंने क्राइटेरिया आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्राइटेरिया ये है कि हम अपने आप को 3 चीजों पे देखते हैं उसमें। सबसे पहले उसके अंदर है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश क्या होती है? बेसिक इंग्लिश इज एवरीथिंग दैट मेक्स अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें, उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज आपकी है कंटेंट। अगर आपने एक जुमला ठीक बना लिया तो जुमले के अंदर जो आपने बात की है वो बात किस तरह की है, वो आर यू वेल इन्फॉर्म्ड और नॉट। अगर आप ये जुमला लिख रहे हैं कि सीपेक जो है पाकिस्तान का वो $62 बिलियन का है, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप उसको $50 बिलियन लिख देते हैं तो यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, तो आपका कंटेंट वीक है, तो ये आपका ऐसे का रैशनल पूरा वीक कर देगा। इसीलिए कंटेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और तीसरी चीज है स्ट्रक्चर, कि आपने जब ऐसे लिख लिए तो आपने ऐसे लिखा किस पैटर्न पे है, क्या चीज पहले आई है, क्या चीज बाद में आई है, पैराग्राफ के अंदर आपने कोहेरेंस कैसे लेके आए हैं, आपने कंजंक्शंस कैसे लगाई हैं, आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन का पैटर्न क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, किस जगह पे आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, डिफरेंट अप्रोचेस इंट्रोडक्शन की। उसके अंदर फिर आप बात करते हैं कि आपकी बॉडी ऑफ ऐसे कितनी लंबी होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या है, किस तरह एंड करना है, कोटेशंस कैसे लिखनी है, दिस ऑल स्ट्रक्चर। तो आपको इन तीनों चीजों पे बैलेंस होना चाहिए और तीनों चीजों पे इक्वल ग्रिप होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई चीज आपकी रिलेटिवली वीक है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तो जब आप ऐसे की तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो आपने अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या आपको बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है।
अगर आपको बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप कैसे करेंगे? आप एक ग्रामर की किताब खरीदें, कोई भी मार्केट से आप कोई भी ग्रामर की किताब खरीद सकते हैं, चाहे वो किसी इंटरनेशनल ऑथर की हो, रेन मार्टिन ले लें आप, कोई भी लोकल ऑथर की हो, क्योंकि उसमें बेसिक रूल्स इंग्लिश के सेम होते हैं। आपने उसको प्रैक्टिस के लिए लेना है और आपने अपनी पूरी ग्रामर रिवाइज करनी है। हमने ये सब चीजें वही हैं जो हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होती हैं, लेकिन हमें भूल चुकी होती हैं। तो हमने वो ग्रामर की किताब लेके आनी है और उससे हमने वो बैठ के काम करना है, अपनी बेसिक इंग्लिश पे काम करना है। कंटेंट कहां से आएगा आपके पास? कंटेंट इज एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। कंटेंट इज एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड एंड स्टडी इन योर प्रिपरेशन। अगर आज से भी आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो आज से जितने अखबार पढ़ेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, दिस इज ऑल योर कंटेंट। आज आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कंटेंट। कोई भी वो चीज जो आपने कहीं पे पढ़ी है या आपको एक्सपोजर उस चीज में रहा है, आप उसको कंटेंट के नाम दे सकते हैं। नंबर 3 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसको आपका स्ट्रक्चर करवाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको इन सारे लेक्चर्स के एंड पे आपको स्ट्रक्चर एक अच्छा मिल चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जब ऐसे डिसाइड कर लिया कौन सा करना है और किस तरह से करना है, हमारी कौन कौन सी चीजें वीक हैं उन पे हमने काम करना है। अब हम बैठे हैं आउटलाइन तैयार करने के लिए कि आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन क्या होती है? अगर हम इंटरनेशनली ऐसे की टाइप्स देखते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें आउटलाइन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि आउटलाइन क्या चीज है। तो आउटलाइन सीएसएस के एग्जाम में क्यों आ गई है? आउटलाइन ऐसे की जो पार्ट बेसिक पार्ट्स है उसमें तो आउटलाइन एग्जिस्ट करती नहीं है, तो आउटलाइन कहां से आ गई? ऐसे की तो 3 पार्ट्स हैं, उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें आपकी बॉडी आ जाती है और उसमें आपकी कंक्लूजन आ जाता है। ये तीन चीजें, इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। तो आउटलाइन कहां से आ गई है? आउटलाइन यहां से आई है कि शायद किसी ने 1980 में कोई ऐसे का पेपर अटेम्प्ट किया और उसने आउटलाइन बना दी अपने ऐसे के शुरू में, और एग्जामिनर को बहुत पसंद आ गई वो, और एग्जामिनर ने के लिए आसानी हो गई, एग्जामिनर से बहुत ज्यादा मार्क्स दिए, उसने आके लोगों को बताया कि मैंने आउटलाइन बनाई थी। तो शायद उस वजह से आउटलाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब एक मैंडेटरी पार्ट बन चुका है ऐसे का और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अपने पेपर में आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। तो आपने आउटलाइन पे क्यों काम सबसे पहले करना है? आउटलाइन पे इसलिए काम करना है क्योंकि अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो देयर इज स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वो आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर। तो आपने आउटलाइन पे क्यों काम सबसे पहले करना है? आउटलाइन पे इसलिए काम करना है क्योंकि अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो देयर इज स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वो आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर, क्योंकि आपके पेपर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके लिए मिसिंग है वहां से। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने आउटलाइन बनानी है तो कैसे बनानी है और अच्छी आउटलाइन क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो आउटलाइन के लिए इसलिए बनाना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज वाइडली रिकॉग्नाइज कि अगर आप आउटलाइन बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा। अगर आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो आपको पास या फेल करवाएगा। तो आउटलाइन आपका पेपर पढ़ाएगी और इंट्रोडक्शन जो आपका है वो आपको पास या फेल करवाएगी। इंट्रोडक्शन 40 नंबर देगा या 39 नंबर देगा। तो लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ ले पहले। तो और पढ़ने के लिए हमें एक अच्छी आउटलाइन बनानी है। तो बेसिकली आउटलाइन क्या चीज है? आउटलाइन कोई भी एक चीज है, जिस तरह आप बाजार जाते हैं और आप एक किताब खरीदते हैं, तो किताब खरीदने से पहले आप क्या करते हैं कि पहला सफा पढ़ते हैं, उसका दूसरा सफा पढ़ते हैं, वहां पे कंटेंट्स होते हैं जिसे फहरिस्त भी कहते हैं, वहां पे कुछ चीजें लिखी होती हैं, आप देखते हैं कि मुझे इस किताब के अंदर क्या मिलेगा। इसी तरह एग्जामिनर ने बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, 10,000 के करीब पेपर चेक करने होते हैं। अब वो हर ऐसे जो 2500 वर्ड्स के ऐसे लिखा हुआ है, अब वो एग्जामिनर हर चीज तो नहीं पढ़ सकता। उसकी आसानी के लिए आपने शुरू में एक आउटलाइन बना देनी है, जिसे आप कंटेंट्स भी कह सकते हैं, फहरिस्त भी कह सकते हैं, जो एग्जामिनर के लिए आसानी करेगा कि मुझे इस ऐसे के अंदर मिलेगा क्या, ये बंदा कहना क्या चाहता है, किस तरह का मवाद मिलेगा, किस तरह की बातें इस ऐसे के अंदर मुझे मिलेंगी। अगर वो चीजें उसे इंटरेस्ट करेंगी तो वो आप कैसे पढ़ेगा, वरना वो आप कैसे नहीं पढ़ेगा। इसलिए आउटलाइन बनानी बहुत जरूरी है। तो आउटलाइन बेसिकली जिस तरह किताब के कंटेंट्स होते हैं, इसी तरह ऐसे कि अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो बाहर जो हमें उसके कंटेंट्स मिलते हैं वही हमारी आउटलाइन है। तो आउटलाइन बनाने के वेरियस तरीके, और हम अभी बात करते हैं कि हमें कौन सा सेफ तरीका है जो कि हमारी आउटलाइन इतनी अच्छी बना दे कि एग्जामिनर हमारा ऐसे पढ़ ले। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, इसीलिए हमारे क्योंकि उसकी जो रिफ्लेक्शन है ऐसे कि वही बाहर आ रही है, तो हमारे इसीलिए आउटलाइन के अंदर भी एक हेड बन जाएगा सबसे पहले। इसको हम नंबर 1 हेड कहेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हेड बन गया, आपने 1 लिखना है, उसके लिए सर्कल करना है इंट्रोडक्शन का हेड, आप इसे मार्कर से लिखें, खूबसूरत करके लिखें, और इसके नीचे आपकी एक बुलेट आ जाएगी। उस बुलेट में आप क्या लिखेंगे? उस बुलेट में आपकी ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? उसे थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, और वो कहां से आती है उसके लिए एक अलग लेक्चर डिजाइन है, तो हम वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि आउटलाइन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के नीचे आपने एक बुलेट बनानी है और उस बुलेट में क्या आएगी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी, और वो पूरी थीसिस स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आपका फर्स्ट हेड क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद आपका आएगा सेकंड हेड। सेकंड हेड कैसे बनेगा? सेकंड हेड इस तरह से बनेगा क्योंकि जब आपने कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो आपका उस टॉपिक पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है।
उस पॉइंट ऑफ व्यू के आंसर में आप अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं और अपने थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए आप एक आउटलाइन बनाते हैं और उस थीसिस स्टेटमेंट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब का एक एक हेड बनता जाएगा आइडियली स्पीकिंग। तो अब हमारा फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा टॉपिक ले लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि टॉपिक और क्वेश्चन में फर्क क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ टॉपिक, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ क्वेश्चन। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जब डेमोक्रेसी को स्टडी करेंगे तो आप डेमोक्रेसी की हर चीज फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी के टॉपिक में नहीं डाल सकते। कश्मीर इशू इज अ टॉपिक, अगर आप उसके अंदर से आप 15 क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। आप इस तरह का कोई क्वेश्चन भी बन सकता है कि इज कश्मीर इशू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया। अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं। तो आपको ये अब एनालाइज करना है कि मैंने अपने उस टॉपिक जो मैंने स्टडी किया हुआ है वहां से मैंने क्या क्या चीजें इस टॉपिक में डालूंगा तो मेरा वो टॉपिक, मेरा स्टैंस जो है वो डिफेंड हो जाएगा। अब एक आपको टॉपिक दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया गया है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या है। इस पे आपका ऑब्वियसली कोई मौकफ होगा। आपका मौकफ क्या होता है, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होती है। या तो आप समझते होंगे कि आप देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, या फिर आप ये समझते होंगे कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक, या फिर आप ये समझते होंगे कि इट्स टू अर्ली टू से, यू कांट से एनीथिंग, आपको भी पता नहीं, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। तो आपके इस तरह के 3 पॉइंट बन सकते हैं। तो अब आपने अगर ये बात की कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, तो इस बात को डिफेंड करने के लिए आपका एक जो नंबर 2 हेड है वहां पे आपका कोई हेड बनेगा। हेड कैसे बनाना है, हेड आप कोशिश ये करनी है कि हेड को आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। उसको आप डब्ल्यू क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई से, कि वाई डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, या फिर ब्लीक, जो भी आप समझते हैं। आपको क्वेश्चन मार्क से भी एंड कर सकते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट करें, क्वेश्चन मार्क से एंड करें। आप उसमें ये भी बात कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने डब्ल्यू क्वेश्चन ही उसमें लगाना है, आप उसमें कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो अब जब ये आपके एक हेड बन जाएगा और उसके नीचे फिर आप कुछ बुलेट्स बनाएंगे। बुलेट्स कैसे बनेंगी आपकी, रोमन में। जब आपने हेड बनाया तो आपने मैथ के नंबर्स लिखे हैं, और जब आप आगे बुलेट्स बना रहे हैं तो वो आपकी रोमन में आ रही है, वेरियस पॉइंट्स बन जाएंगे उसमें। अब आपने ये कैसे अंदाजा लगाना है कि आपकी एक हेड के अंदर कितनी बुलेट्स होनी चाहिए, इस तरह आपने बुलेट्स बनाने हैं कि आपके ऐसे की बॉडी भी डिफॉर्म ना हो। तो ये आप कैसे अंदाजा कैसे लगाएंगे, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एफपीएससी ने हमें कहा है कि आपका ऐसे जो है वो 2500 वर्ड्स का होना चाहिए, 2500 वर्ड्स का होना चाहिए। अब आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये बात बताएंगे कि अगर आप 1500 वर्ड्स का भी अच्छे ऐसे लिख लें तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एफपीएससी ने आपसे एक ही रिक्वायरमेंट मांगी है कि आप 2500 वर्ड्स के मिनिमम ऐसे लिखें, 2500 से 3500 का उन्होंने कहा है। अगर आप उनकी यही रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते तो आप पहला उनका स्टेप जो उन्होंने कहा है वही गलत कर रहे हैं। तो आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपने 2500 के करीब करीब जाना है। तो अगर आप 2000 क्रॉस कर लें तो इट इज अ वेरी गुड अप्रोच, आप 2000 वर्ड्स क्रॉस कर लें, क्योंकि 3 घंटे में 2500 से ऊपर जाना काफी मुश्किल डील बन जाती है। तो आपने पहला टारगेट क्या रखना है कि आपने 2000 वर्ड्स क्रॉस करने हैं, ये लिमिट क्रॉस करनी है। अब 2000 वर्ड्स वैसे जब बंदा सोचता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, ये कैसे पूरे होंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरे होंगे। ये हमारे पूरे होंगे हमारे आउटलाइन से, हमारे हेड से और हमारे बुलेट से पूरे होंगे। अब वो कैसे पूरे होंगे, हमारे एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स आते हैं, नॉर्मली 80 to 100 वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ के अंदर। तो हमें 2000 वर्ड्स पूरे करने के लिए कितने पैराग्राफ की जरूरत है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 पैराग्राफ की जरूरत है। इट इज वेरी सिंपल, 20 to 25 पैराग्राफ बनेंगे। उसके पीछे आपका एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा और उसके बाद आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा। 20 to 25 पैराग्राफ अगर आपके बनेंगे तो आपने फिर उसको अपने आउटलाइन में कैसे रिफ्लेक्ट करना है। आपका एक पैराग्राफ आपका एक पॉइंट है, आपकी एक बुलेट है वो, और वो बुलेट आपकी आउटलाइन में शो हो जाएगी। तो अब आपने इस तरह से करना है कि आपका जो हेड बनेगा उस हेड के नीचे अगर आपके 4 या 5 बुलेट्स बन रहे हैं, जो कि आइडियली आपके हेड के नीचे 4 to 5 बुलेट्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो मोनोटोनस सा पेपर लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता। कम करेंगे तो लगता है कि कंटेंट की कमी है। तो आपने 4 to 5 अगर एक हेड में आ रहे हैं तो आपके कितने आइडियली हेड बनने चाहिए, आपके 4 हेड बन जाएंगे, और हर हेड के अंदर अगर 5 बुलेट्स हैं तो आपके 20 पैराग्राफ सीधे सीधे बन गए। और 20 पैराग्राफ का मतलब है कि आपके 2000 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वर्ड्स भी पूरे करें, और आपको उस आउटलाइन के अंदर एक डायरेक्शन भी मिल जाती है कि आपने एक पॉइंट उठाया, उस एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने कोई बात कर दी, आपने ऐसे के अंदर जाके पैराग्राफ में उस बात को डिफेंड कर दिया। अब ये तो हेड्स बनाने के तरीके हो गए, और एंड पे फिर आपका फाइनल हेड जो आ जाएगा वो आपका किसी भी तरह का हेड हो सकता है, दरमियान में 3 4 आ गया, और एंड पे आपका 5 जो है वो कंक्लूजन आ जाएगा। अब एक आइडियल केस में कंक्लूजन में आपने कुछ भी नहीं लिखना, कंक्लूजन शुड बी एम्प्टी इन योर आउटलाइन। उससे पिछले जो हेड्स हैं उनमें सब कुछ ना कुछ बातें होंगी, हर एक में बुलेट्स होंगी 4 5, लेकिन कंक्लूजन में आपके कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक बेसिक एक
पूरा डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो एक आउटलाइन का होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए कि आपने उसको नीट भी करना है, और आपने जो उसके हेड्स हैं वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, डब्ल्यू से स्टार्ट होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क पे एंड भी हो सकते हैं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी, उसमें फिर जो आपके बुलेट्स हैं, बुलेट्स भी बनाने के काफी सारे तरीके हैं, उसमें आपको कुछ चीजें मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कुछ चीजें किस तरह इम्प्रोवाइज की जा सकती हैं। हम पिछले लेक्चर को अपने कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम बात कर रहे थे कि एक बुलेट क्या होती है और बुलेट बनानी किस तरह से है। तो बुलेट बेसिकली क्या होती है? बुलेट आपका एक पॉइंट होता है जो आपके ऐसे में एक पैराग्राफ जाके बनता है, और वो बुलेट किस तरह से बनती है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और बुलेट बेसिकली होती क्या है? बुलेट होती है आपके उस एक हेड को डिफेंड करने के लिए एक पॉइंट होता है, और हेड आपका बेसिकली किस चीज को डिफेंड कर रहा होता है? आपके थीसिस स्टेटमेंट को। और थीसिस स्टेटमेंट आंसर किस चीज का होता है? जो कि क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस हमें टॉपिक क्या दिया गया? फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे डिफरेंट तरह की हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन सकती हैं। अगर एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है तो उसका हम एक आइडियल केस उठा लेते हैं। हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान विल सस्टेन एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। इसमें हमने तीन बातें करती हैं। इसमें हमने एक ऐसे इरा की डिस्कशन की है कि जिसमें डेमोक्रेसी हमारी एक्चुअली हील रही है और हमें उसमें मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन कुछ अब सर्टन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द प्रेजेंट ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी विल सस्टेन एंड इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। तो बेसिकली हमने तीन एराज की बात कर दी है। अब ये तीन हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हेड के अंदर जाके डिस्कस होंगे। तो अब उस हेड को डिफेंड करने के लिए आपने एक बुलेट बनानी है, और वो हेड किस तरह से डिफेंड होगा वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था, वो हमारा पॉइंट क्या था कि माजी में कुछ मुश्किलात रही हैं, डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान। तो हम एक हेड बना लेते हैं कि व्हाई हैज डेमोक्रेसी बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान। अब इस पे कुछ आपके पॉइंट्स होंगे, कुछ आपको आप समझते होंगे कि ये ऐसा क्यों, माजी में ऐसा क्यों रहा। उसमें वेरियस रीजन हो सकती हैं, उसमें कायदे आजम अर्ली डिमाइज भी हो सकता है। तो हम उसमें लिख सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। उसमें फिर हम और बात कर सकते हैं कि सिविल मिलिट्री इंबैलेंस। डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकी। अब आप इनमें से एक पॉइंट उठा लें, अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरा पैराग्राफ आपकी बॉडी में जाके बनेगा। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने पूरा एक पैराग्राफ में जाके डिफेंड करना है, और इस उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कायदे आजम के अर्ली डिमाइज की ही बात होगी। और मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में ये बताया कि आपने एक पैराग्राफ 80 टू 90 वर्ड्स का बनाना है, 80 टू 100 वर्ड्स का बनाना है। तो आप अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम को पाकिस्तान की मुश्किल डेमोक्रेसी के पास से बड़ी इजीली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कायदे आजम ज्यादा देर के लिए जिंदा रह पाते तो हम एक बहुत बेहतर डेमोक्रेसी की सूरत हाल पाकिस्तान में देख सकते हैं। तो बेसिकली हम उस पैराग्राफ के अंदर जाके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन में हमने सिर्फ बाहर एक क्या रिफ्लेक्ट कर दिया कंटेंट की सूरत में, जिस तरह फहरिस्त होती है अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। अब ये जो अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम है, ये इतना शो नहीं कर रहा, ये बात को क्लियरली शो नहीं कर रहा कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया। अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया ये लिखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली बच्चे गलतियां ये करते हैं, हम लोग सारे ये गलतियां करते हैं कि हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट नहीं बनाते। हम उसके अंदर ये नहीं लिखते कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा। अब एग्जामिनर ने क्योंकि आपका ऐसे पहले नहीं पढ़ा, उसने आपकी आउटलाइन पहले पढ़नी है। तो आउटलाइन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए आप इस पॉइंट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे। वो किस तरह से बना सकते हैं आप? उसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम लेड टू पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम। तो फिर आप अगला जो पॉइंट है कि सिविल मिलिट्री इंबैलेंस। सिविल मिलिट्री इंबैलेंस की बात करते हैं, सिविल मिलिट्री इंबैलेंस ने क्या किया? सिविल मिलिट्री इंबैलेंस लेड टू इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट की बात कर सकते हैं हम। तो आपने जो पॉइंट बनाना है उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है, और बड़ा उसको ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के मुझे पता चल जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह का मिलेगा।